नमस्कार, आपके साथ मैं हूं समीर अब्बास। मेरे साथ प्रतिमा मिश्रा भी मौजूद हैं। बड़ी बहस में आपका स्वागत है। अब से ठीक 48 घंटे बाद इसी वक्त 13 राज्यों में 89 सीटों पर दूसरे चरण का मतदान चल रहा होगा। लेकिन सवाल है कि क्या इस बार दूसरे चरण का मतदान मां, मंगलसूत्र और मौत की साजिश पर होगा? क्या इस बार मतदान का मुद्दा बदल जाएगा? बिल्कुल समीर, और ऐसा हम इसलिए पूछ रहे हैं क्योंकि पिछले 24 घंटे में चुनावी चर्चा के केंद्र में मां, मंगलसूत्र और मौत की साजिश है। प्रधानमंत्री मोदी से लेकर प्रियंका गांधी और ममता बनर्जी तक के अपने अपने बयान हैं, दावे हैं। तो एक बार फिर सवाल वही है कि क्या 2024 के चुनाव का ये इमोशनल कार्ड है? आज इसी पर होगी बहस। लेकिन पहले सबसे बड़ी खबर आपके सामने रख दें। कांग्रेस घोषणा पत्र को लेकर राहुल गांधी का पलटवार। कांग्रेस मैनिफेस्टो से प्रधानमंत्री मोदी घबराए। कांग्रेस का घोषणा पत्र क्रांतिकारी। कांग्रेस मैनिफेस्टो से प्रधानमंत्री मोदी घबरा गए। मैनिफेस्टो आपको अच्छा लगा? आपने देखा होगा कि प्रधानमंत्री पैनिक कर गए हैं। हाँ, बिल्कुल हिल गए हैं, घबरा गए। क्रांतिकारी मैनिफेस्टो है। तो राहुल गांधी कह रहे हैं कांग्रेस का जो घोषणा पत्र है वो क्रांतिकारी घोषणा पत्र है, इसीलिए पीएम घबरा गए हैं। संपत्ति सर्वे वाले वादे पर राहुल गांधी का एक बयान सामने आया। उन्होंने कहा, मैंने कहा देश का एक्सरे होना चाहिए। वो कहने लगे कि देश तोड़ने की कोशिश हो रही है। एक्सरे से देश कैसे टूट सकता है? एक्सरे से पता चलेगा कि अन्याय कितना है। ये कहा है राहुल गांधी ने। मैं आपसे कहूं कि देखिए, इनको चोट लगी है, एक्सरे करा लीजिए। तो एक्सरे से किसी को इतराज तो नहीं होना चाहिए ना। मगर आप देखिए, नेशनल मीडिया को देखिए, नरेंद्र मोदी को देखिए, जैसे ही मैंने एक्सरे का शब्द प्रयोग किया, मैंने सिर्फ यह कहा कि टेस्ट करते हैं अन्याय कितना है। सारे के सारे खड़े हो गए। देश को तोड़ने की कोशिश हो रही है, देश को बांटने की कोशिश हो रही है। एक्सरे से क्या बटेगा, कैसे बटेगा? एक्सरे से सिर्फ 90% को यह पता लगेगा कि उनकी भागीदारी कितनी है। अब सारे के सारे देशभक्तों को ये अच्छा लगना चाहिए। देशभक्त क्या चाहता है? देशभक्त देश में न्याय चाहता है। देशभक्त अन्याय थोड़ी जा सकता है। तो बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि सारे के सारे लोग अपने आप को देशभक्त कहते हैं। सारे के सारे जो अपने को देशभक्त कहते हैं, एक्सरे से डरते हैं। देखिए, कांग्रेस के घोषणा पत्र को लेकर प्रधानमंत्री मोदी हमलावर हैं और अब राहुल गांधी ने उनके तमाम आरोपों का जवाब दिया है। जाति को लेकर राहुल गांधी का सवाल, देश में जाति नहीं तो प्रधानमंत्री ओबीसी कैसे? अमीरों में ओबीसी, एससी, एसटी आपको नहीं मिलेंगे, ये कहा है राहुल गांधी ने। बयान सुनिए। अगर आप 90% की शक्ति का प्रयोग ही नहीं करोगे तो कैसे बनोगे? तो बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि सारे के सारे लोग अपने आप को देशभक्त कहते हैं। सारे के सारे जो अपने को देशभक्त कहते हैं, एक्सरे से डरते हैं। मोदी जी ने 10 साल देश को कहा कि मैं ओबीसी हूं। जैसे ही मैंने एक्सरे की बात की, जाति जनगणना की बात की, नरेंद्र मोदी कहते हैं जाति नहीं। अरे जात नहीं है तो आप ओबीसी कैसे? फिर आपको उस टाइम कहना था मेरी तो कोई जात ही नहीं है। और फिर कहते हैं हिंदुस्तान में सिर्फ 2 जात हैं, अमीर और गरीब। ठीक है, अगर आप ये बात मानते हो कि हिंदुस्तान में सिर्फ 2 जात है, अमीर और गरीब, तो मैं आपसे कहता हूं
कि गरीबों की लिस्ट निकालिए, उसमें आपको ओबीसी, दलित, आदिवासी मिल जाएंगे, और अमीरों की लिस्ट निकालिए, उसमें आपको एक दलित, एक आदिवासी, एक पिछड़ा नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। तो ये मेरे लिए अब राजनीतिक मुद्दा नहीं है। तो राहुल गांधी का आपने ये ताजा बयान सुना भारतीय जनता पार्टी की तरफ से और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से जिस तरह से कांग्रेस मैनिफेस्टो पर वार किए गए हैं, घेरा गया है, उसका वो जवाब देते नजर आए। हमारे साथ कुछ खास मेहमान इस वक्त मौजूद हैं, उनसे आपका तारुफ करा दें। प्रियंका टिब्रीवाल, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के हमारे साथ हैं। संजय सरकार, नेता टीएमसी के हमारे साथ मौजूद हैं। सुभ्रांश कुमार राय, नेता कांग्रेस पार्टी के हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। और अक्कुश श्रीवास्तव स्टूडियो में हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार मौजूद हैं। प्रियंका जी, पहला सवाल आपसे। राहुल गांधी ये कह रहे हैं कि कांग्रेस का मैनिफेस्टो जो है बहुत क्रांतिकारी है, इसलिए पीएम घबराए हुए हैं। उन्होंने अन्याय के एक्सरे की बात की, तो आप लोगों ने इसे मंगलसूत्र और मुसलमान से जोड़ दिया, क्यों? देखिए, 60 वर्षों में ये क्या क्रांति लाए थे, ये पूरे देश ने देखा है। और भारतीय जनता पार्टी ने इनको उठा करके कहीं बैठाया नहीं, देश की जनता ने इनको उठाया है और कह दिया कि बस अब आप चुप से बैठिए, आपने जितना करना था कर लिया। इसीलिए बार बार जनता जो है भारतीय जनता पार्टी का समर्थन करती है, क्योंकि काम के लिए ही लोग जो है वो वोट देते हैं। और इस तरह की भाषणबाजी के लिए या घोषणा पत्र नाम के लिए जो बनाते हैं, देखिए घोषणा पत्र तो इन्होंने बहुत बनाए थे, वादे तो बहुत किए थे, निभाए नहीं। आज इसीलिए ये इनकी स्थिति है। देखिए, जो जात की बातें करते हैं, जात पात की बातें करते हैं, ओबीसी की बातें करते हैं, लोगों को कंफ्यूज करना चाहते हैं। ये और ममता बनर्जी दोनों ही एक ही स्टैंड पर हैं। वो कहते हैं एससी को डराते हैं, एसटी को डराते हैं, कहते हैं आप खत्म हो जाओगे, आप नहीं रहोगे, ये खत्म हो जाएगा वो। तो ये सब कंफ्यूज करने के लिए ये सारी बातें करते हैं। और मैं ये और जरूर कहना चाहूंगी राहुल गांधी जी के लिए, देखिए जो जात और धर्म की बात करते हैं, वे जब मंदिर जाते हैं तो ब्राह्मण हो जाते हैं, इटली जाते हैं तो क्रिश्चियन हो जाते हैं, जब बाजार में जाते हैं तो ये मुसलमान हो जाते हैं। पहले तो जाति पाति की जो बात करते हैं, अपना धर्म का और परिचय पहले आप पूर्ण रूप से बताइए, क्योंकि लोग इसको लेकर भी कंफ्यूज्ड हैं। हम देश में किसी जातिवाद पर विश्वास नहीं करते, क्योंकि हम यही जानते हैं कि अगर कोई जाति है तो वो है भारतीय। लोग जो है हिंदुस्तान में जो रहते हैं वो भारतीय है, यही उनकी पहचान है। मगर ये लोग जो है उनको जात में और हर चीज में बांट करके इलेक्शन के टाइम पे हिंदू मुसलमान करते हैं, दंगे फैलाते हैं। यही तो पश्चिम बंगाल में भी हो रहा है। लोग यहाँ पर कौन दंगे फैला रहा है? यहाँ की मुख्यमंत्री, वो लोगों में दंगा करवाती है। क्या आप लोगों के हिसाब से मुद्दों पर बात बीजेपी कर रही है? क्योंकि इन्हीं चुनाव की बात मैं बता दूं तो मंगलसूत्र की बात, मुसलमानों की बात, ये तो आपकी ओर से भी कही जा रही है ना, शुभ्रांश कुमार राय? देखिए, अभी प्रियंका जी ने 2-3 बड़ी बातें कही। सबसे पहला तो इन्होंने शब्द यूज किया कि यहाँ हिंदुस्तान का हर नागरिक भारतीय है। बिल्कुल मैडम, भारतीय है, लेकिन नरेंद्र मोदी तो सिर्फ अपने कुछ मित्रों का 16 लाख करोड़ रुपया माफ करते हैं। वो क्यों नहीं गरीब किसानों का कर्जा माफ करते हैं? क्या वो गरीब किसान भारतीय नहीं है? नरेंद्र मोदी जी इस देश में 80 करोड़ लोगों को 5 किलो राशन की लाइन में खड़ा कर दिए हैं और अपने चंद मित्रों का पैसा माफ कर रहे हैं बैंकों से। माफ करने का नतीजा आपको पता है क्या हुआ है? कि जो कांग्रेस के काल में फिक्स डिपॉजिट, किसान विकास पत्र और इंदिरा विकास पत्र 5 साल और 5.5 साल में डबल होता था, भाजपा राज में 10 साल में भी डबल नहीं होता। कांग्रेस के शासन काल में बैंकों की ट्रांजैक्शन फ्री थी। मैडम प्लीज बोल दूं, भारतीय जनता पार्टी के राजकाज में बैंकों की ट्रांजैक्शन चार्जेबल है, क्योंकि बैंक वो 16 लाख करोड़ रुपए इस देश की आम जनता के पॉकेट से निकालते हैं। ये नरेंद्र मोदी जी का करिश्मा है। ये बताएं पहले। नहीं प्रियंका जी, ऐसे नहीं, बीच में नहीं। दूसरी बात, प्रियंका जी एक एक करके कितने पैसे इन्वॉल्व है ये भी नहीं, बताइए। प्रियंका जी प्लीज ऐसे ना कीजिए, एक एक करके बोले। सुभ्रांश जल्दी से पूरी कीजिए बात। दूसरी इंपॉर्टेंट बात आपने कहा घोषणा का। घोषणा तो नरेंद्र मोदी जी ने किया था हर साल 2 करोड़ नौकरी देने का। 20 करोड़ नौकरियां क्या भारतीय जनता पार्टी ने दिया? अगर दिया तो इस देश में 10 करोड़ से ज्यादा ग्रेजुएट युवा बेरोजगार कैसे बैठे हैं? घोषणा तो आपने किया था हम लोग सबके खातों में 15-15 लाख रुपया जमा करने का। क्या वो नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने पूरा किया? अगर नहीं किया तो फिर आपने नोटबंदी करके इस देश की माताओं और बहनों को सड़कों पर मरने के लिए मजबूर होकर क्यों छोड़ा? आपने वादा किया था किसी एक खास व्यक्ति की माता और बहन की बात करिए। मैडम प्लीज, प्रियंका सुना करिए। प्रियंका मर्यादा रखिए प्लीज, आपको मौका मिलेगा। थोड़ा
देश को सुनने तो दीजिए कि आपके घोषणा पत्र वो घोषणा पत्र नहीं जुमला पत्र है। आपने वादा किया था महिलाओं के सम्मान की रक्षा करने के लिए, क्या आपने महिलाओं के सम्मान की रक्षा करी मणिपुर में? क्या आपने ओलंपिक जीतने वाली बेटियों के सम्मान की रक्षा करी? किसी एक खास मैडम ये क्या बीच बीच में समीर जी, ठीक है, एक मिनट जरा हम मुद्दे पर आ जाते हैं। एक मिनट सुभ्रांश, अभी तो जो प्रियंका जी ने कहा था उस पर आपको जवाब देना था। घोषणा पत्र का जिक्र हो रहा है, जिस लाइन पर, जिन पंक्तियों पर सबसे ज्यादा विवाद है, कांग्रेस असमानता की खाई पाटने के लिए राष्ट्रव्यापी सर्वे कराएगी, जातिगत जनगणना कराएगी, इस माध्यम से जातियों, उपजातियों और उनकी आर्थिक सामाजिक स्थिति का पता लगाया जाएगा और फिर उसके बाद कांग्रेस सकारात्मक कदम उठाएगी। ये वर्बैटिम एग्जैक्ट मैंने आपके घोषणा पत्र का पढ़ दिया, इसी को लेकर विवाद है। बिल्कुल, तो ये सही है ना सर, क्या करवाना चाह रहे हैं आप? यस बिल्कुल, ये सही है ना। नरेंद्र मोदी जी ने क्या सोचकर अपने चुनिंदा 100 मित्रों का 16 लाख करोड़ रुपया माफ किया? 16 लाख करोड़ रुपए। दो छोटे छोटे उदाहरण देता हूं। बाबा रामदेव की रुचि सोया का पैसा माफ हुआ। अरे भाई चंद्रा के सुभ्रांश, आप क्या करेंगे? घोषणा पत्र में ये बताया जाता है कि आप क्या करेंगे? योजना बताते हैं, ठीक है। सुभ्रांश, घोषणा पत्र में यह बताया जाता है कि आप क्या करेंगे। मैंने आपको लाइन पढ़कर सुना दी, क्या करने की कोशिश है आपकी, क्या बताना चाह रहे हैं ये बताइए। समीर जी, ये जो दूसरी महिला इनको थोड़ा शांत कराइए तभी बोल पाऊंगा। ठीक है, आप मेरे सवाल का जवाब दीजिए जल्दी से। अब रही बात, ये इतनी आर्थिक असमानता, 700 से ज्यादा किसान शहीद हो गए इस मांग को लेकर कि हमारी खेती का एमएसपी दिया जाए और किसानों का कर्जा माफ किया जाए। ये होती है समान नजरों से देखना। तो आपने किसानों को मरने के लिए छोड़ दिया और अपने अमीर सूट बूट वाले दोस्तों का कर्जा माफ कर दिया। बिल्कुल जांच होनी चाहिए। 75 साल की आजादी मिलने के बाद भी अगर देश की जनता ने इनको प्रियंका सुना करिए प्लीज, प्रियंका सुनिए। बहुत सुन लिया, सुनिए। ठीक है, देखिए यहाँ पर आप दोनों प्लीज, यहाँ पर और भी पैनलिस्ट मौजूद हैं। नहीं, और भी पैनलिस्ट मौजूद है, हमें उनका भी रुख करना है, तो आप लोग एक दूसरे पर निजी हमला भी मत कीजिए। रुकिए एक मिनट। प्रधानमंत्री मोदी ने क्या कुछ कहा ये समझना भी आपके लिए जरूरी है। कांग्रेस के नेता मेरा सिर फोड़ने की बात करते हैं, इन चुनाव में कुछ इस तरीके की बातें भी की जा रही है। बता दें, मेरी स्वर्गवासी माता को गाली देते पीएम मोदी ने इस बात का जिक्र किया। कांग्रेस ने मोदी समाज को गालियां दी, कांग्रेस ने ओबीसी समाज को गालियां दी। प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से कहा गया साहू समाज को भी गालियां दी गई। कांग्रेस के लिए मुद्दा क्या है? ये लोग कहते हैं मोदी का सिर तोड़ देंगे। बताइए, चुनाव का मुद्दा है क्या? ये आपके छत्तीसगढ़ में कहा जाता है मोदी का सर फोड़ देंगे। इतना ही नहीं, यहां ऐसे ऐसे लोग भरे हैं जो मेरी स्वर्गवासी माता को गाली देते हैं। यही लोग हैं जो देश भर में घूम घूम कर मोदी समाज को, साहू समाज को गाली देते हैं और अदालत में बड़े गर्व के साथ हुंकार करते हैं। अदालत सजा तक दे देती है। और इससे पहले राजस्थान के बांसवाड़ा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने माताओं बहनों के मंगलसूत्र का जिक्र किया था। अब इस विवाद पर प्रियंका गांधी ने जवाब दिया है। प्रियंका गांधी ने कहा कि मेरी मां का मंगलसूत्र इस देश पर कुर्बान हुआ है। इंदिरा जी ने युद्ध के समय अपने पास जो सोना चांदी था उसे दान किया। वोट के लिए अब लोगों को डराने की कोशिश की जा रही है। कांग्रेस ने कब लोगों के मंगलसूत्र छीने, ये बताएं। कैसी कैसी बहकी बहकी बातें। पिछले 2 दिनों में अब ये शुरू हुआ है कि कांग्रेस पार्टी चाहती है कि आपके मंगलसूत्र और आपका सोना आपसे छीन ले। 70 सालों से ये देश स्वतंत्र है। 55 सालों के लिए कांग्रेस की सरकार रही है। किसी ने आपसे सोना छीना, आपके मंगलसूत्र छीने? इंदिरा गांधी ने अपना सोना, जब जंग हुई थी, अपना सोना देश को दिया। मेरी मां का मंगलसूत्र इस देश को कुर्बान हुआ है। और अगर मोदी जी मंगलसूत्र का महत्व समझते तो वो ऐसी अनैतिक बातें नहीं करते। किसान पर कर्ज चढ़ता है तो उसकी पत्नी अपने मंगलसूत्र को गिरवी रखती है। बच्चों की शादी होती है या दवाई की जरूरत होती है तो महिलाएं अपने गहने गिरवी रखती हैं। ये बात ये लोग नहीं समझते। और इसका प्रमाण ये है कि जब नोटबंदी हुई और महिलाओं की बचत इन्होंने ली, इन्होंने कहा कि बैंकों में पहुंचाओ, तब मोदी जी कहां थे? तब मोदी जी क्या कह रहे थे? ले रहे थे आपसे।
मणिपुर में एक जवान की बीवी को का वस्त्र हरण करके पूरे देश के सामने चलाया। मोदी जी चुप थे, कुछ नहीं बोले, उसके मंगलसूत्र के बारे में नहीं सोचा उन्होंने। देश में उन्होंने कहा कि कल से लॉकडाउन हो जाएगा और सारे मजदूर पूरे देश भर से, बेंगलोर से भी, यूपी, बिहार, अलग अलग जगहों में पैदल निकले क्योंकि इन्होंने ट्रेनें बंद कर दी, बस बंद कर दी। तब जब खाना नहीं मिल रहा था शहरों में, जब कोई चारा नहीं था, तो महिलाओं ने अपने गहने, अपनी बचत गिरवी रखी। तब मोदी जी कहां थे? किसान आंदोलन हुआ, 600 किसान शहीद हुए, उनकी विधवाओं के मंगलसूत्र के बारे में सोचा मोदी जी ने? पलक नहीं झपकाई उन्होंने। और आज चुनाव के लिए, वोटों के लिए महिलाओं को ऐसी बातें कर रहे हैं, डरा रहे हैं ताकि डर के वो वोट दें। शर्म आनी चाहिए उनको, शर्म आनी चाहिए। तो कहा तो पहले चरण के चुनाव से पहले बात विकास और न्याय की हो रही थी, लेकिन अब मुद्दे बिल्कुल बदलते हुए नजर आ रहे हैं। इस बीच ममता बनर्जी ने भी बीजेपी पर बड़े आरोप लगाए। क्या कहा उन्होंने, जरा सुनिए। বিজেপির এক গদ্দার বললেন বোমা ফাটাবো। আরে বোমা ফাটিয়ে মমতা ব্যানার্জির ওপর রাগ হয়তো মেরে দেয়। অভিষেককেও তো খুন করতে গেছিলি, ধরে ফেলেছিলাম আমরা। কিভাবে করেছিলি? তার বাড়ি পর্যন্ত রেকি করেছে, ফেস টাইমে ফোন করেছে। आपका साथ बात करने चाहती हूँ বলে সময় দিলেই গুলি করে দিয়ে পালিয়ে যেত। এরা চায় যারা ওদের বিরুদ্ধে কথা বলে তাদের মেরে দাও, তাদের জেলে ভরে দাও, তাদের পৃথিবী থেকে সরিয়ে দাও। বলুন তো সত্যিই যদি তোমাদের মনে হতো যে তোমরা জিতবে মানুষের ভোটে। और संजय सरकार हमारे साथ मौजूद है। सरकार साहब, ममता बनर्जी जो कहने की कोशिश कर रही हैं वो जरा समझाइए। और क्या आपको भी लगता है कि फर्स्ट फेज की वोटिंग के बाद अब ध्रुवीकरण की कोशिश की जा रही है, पोलराइजेशन की कोशिश की जा रही है? कांग्रेस पार्टी भी यही कह रही है कि फर्स्ट फेज के रुझान जो हैं वो ठीक नहीं आए बीजेपी के फेवर में, इसलिए ऐसी बातें पार्टी की तरफ से की जा रही। टीएमसी का क्या पक्ष है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी मोदी जी को जो भाषण है, 400 पार का भाषण अभी बिल्कुल बंद हो नहीं है। घबरा गया है, बौखलाहट आ गया है। मोदी जी भाषण दे रहे हिंदू मुसलमान। मेरे बहन अभी बोल रही थी कुछ बात। 2017 में मणिशंकर आयर ने कुछ ब्रीफ दिया था, उसके चलते गुजरात विधानसभा चुनाव था। मोदी जाके बोला हम छोटे जात के आदमी हैं, हमको किस तरफ से बात बोल रहे हैं, देखिए हम छोटे जात के, हम ओबीसी संप्रदाय से आता है इसलिए ऐसे बात बोलता है। ये तो खुद ही बोला था हम ओबीसी संप्रदाय का है, ये तो गलत नहीं है। 2017 में अगर कैसेट का बीप चाहिए तो हम आपको भेज देंगे। रह गया सबसे बड़े बात है बंगाल में क्या करने जा रहे हैं। बंगाल में आपको मालूम राजाराम रेगे और डेविड हेडली जो है, दोनों मतलब जो 26/11 जो दो घटना घटा था 2008 में, उसमें पूरा था। वो कहा कि अभिषेक को घर के सामने आके तस्वीर उठा के लेके गया है, तो उसको एसटीएफ आकर पकड़ा के लेके गया। इसको काम है जो भारतीय जनता पार्टी को खिलाफ बोलेंगे उसको दुनिया में रखना नहीं है, दुनिया से किसी भी हाल में हटा दो, न ईडी सीबीआई करके जेल में भेजो, न तो मार दो। यही एक उसको अभी बचे हुए हैं। रहेगा नंबर 3 ये बड़े बड़े भाषण दे रहे हैं, बोल रहे बड़े बड़े भाषण के बाद बोल रहे। मणिपुर में एक स्वतंत्रता सेनानी थे एस मोनिटोम्बासी, उसको मतलब जो जला के हत्या कर दिया गया था। स्वतंत्रता सेनानी को, मिसेस को। ये बड़े बड़े भाषण महिला सुरक्षा के लिए बोलेंगे, कुछ लेके बोलेंगे, सुनने के लिए तैयार हो जाएंगे क्या? सबसे बड़े बात है आज के तारीख में इसको 400 पार को नारा आज जो है बिल्कुल खत्म हो चुका है। आज जिस तरफ से ये बौखला गया है, इसको मालूम पड़ गया क्यों 16 लाख करोड़ रुपया किसको दिया है, ये बहुत बड़ा घोटाला हुआ, किसने चंदा आया। आकू जी, कुल मिलाकर सवाल सर यहाँ पर यही है कि पॉलिटिकल पार्टीज इस भ्रम से बाहर कैसे निकलेंगी कि जब तक चुनाव में हिंदू मुसलमान नहीं होगा तब तक चुनाव जीता ही नहीं जा सकता, क्योंकि चुनाव से पहले शुरुआत होती है बेरोजगारी, रोजगार के मुद्दे पर बात की जाती है, विकास के मुद्दे पर बात की जाती है, लेकिन फर्स्ट फेज की वोटिंग हुई नहीं कि हिंदू मुसलमान शुरू हो गया। 30 सेकंड मेरे को दीजिए प्लीज, हम 30 सेकंड में खत्म करें। हो गया, ठीक है अक्कू जी, 30 सेकंड दीजिए। ठीक है सर, जल्दी प्लीज। और दूसरे नंबर बात का, हिंदू इसके ऊपर काफी मतलब हिंदुओं का आस्थाओं में ठेस पहुंच गया, क्यों गाय का जो बीफ बेचने वाला, मतलब जो गाय का मांस बेचने वाला कंपनी जो है उनको चंदा दे दिया। हिंदू आगे बोल रही है नकली हिंदू हो चुका है। हिंदुओं का मन में जिस तरह से ठेस पहुंच गया, इसको इस बार जीतना तो बहुत 400 तो बहुत 200 पार कर पाएंगे, ये बहुत बड़ा। चलिए ठीक है आकू जी। देखिए, जहां तक मुद्दों की बात है तो मुद्दों को
ज़मीन पे लाया जाता है और विपक्ष का ये काम होता है, जो सरकार की विफलताएं हैं, जो बड़े मुद्दे हैं। तय बात है कि महंगाई, बेरोजगारी एक बड़ा मुद्दा है, लेकिन विपक्ष ने क्या पिछले 5 साल या 10 साल में ऐसी कोई बड़ी आंधी खड़ी की, कोई ऐसा बड़ा आंदोलन खड़ा किया जिसकी वजह से सरकारें हिल जाएं और कुछ उसमें एक बड़ा कंक्लूज़न हो? मुझे नहीं लगता होता है। अब वो विपक्ष उस तरीके का नहीं रहा कि 5 रुपए का गैस सिलेंडर बढ़ गया तो उसके खिलाफ में इतना बड़ा आंदोलन हो जाए कि सरकारें बाध्य हो जाएं और वो गैस सिलेंडर के दाम कम कर दिए जाएं। तो वो काम जो विपक्ष का होना चाहिए वो नहीं हुआ। सरकार अपने तरीके से एजेंडे सेट करती है, अपने तरीके से चीज़ों को ले जाती है आगे, और जो उसको करना होता है। और फाइनली अब क्योंकि पूरा का पूरा केंद्र जो है वो हिंदू मुसलमान पर आ जाता है, और वो मैं बार बार मुतमईन हूँ इस बात से कि ये तय होता है किस फेज़ में कहाँ कैसे क्या बात उठाई जाएगी, और कोई ऐड ऑन कर दे, वैल्यू ऐड कर दे, कांग्रेस का कोई नेता वैल्यू ऐड कर दे या भारतीय जनता पार्टी का कोई नेता वैल्यू ऐड कर दे, तो वो उसमें जुड़ जाता है। कोई बड़ा मुद्दा जो रियल में होना चाहिए उस पर बात ही नहीं होती है। और अब फिलहाल कुल मिलाकर के हिंदू मुसलमान पे बात हो जाती है, और वो कहीं ना कहीं उसको जोड़ दिया जाता है राष्ट्रवाद से, और बातें और जोड़ दी जाती हैं जो सीधे देश से केंद्रित हो जाती है, और केंद्र देश की ठेकेदारी एक वर्ग को देने की कोशिश की जाती है, जो एक कुल मिलाकर के गलत है। लेकिन ये होता तो है ही, हो यही रहा है। इतिहास भूगोल में कुछ ऐसी चीज़ें रही हैं जिसमें अल्पसंख्यकों का नाम जोड़ दिया गया है और उससे उनकी बात को खलनायक उनको बनाने की कोशिश की जाती है। तो ये दुर्भाग्य है, मूल मुद्दों पर काम नहीं होता है, ये सही बात है। ठीक है, प्रियंका टिब्रेवाल जी आपका जवाब देना चाह रही थी। अक्कू जी क्या कहेंगी प्रियंका जी? और कांग्रेस के घोषणा पत्र में तो कहीं हिंदू या मुसलमान का जिक्र नहीं है, लेकिन मंगलसूत्र भी आ गया, और मंगलसूत्र जो है किन में बांटा जाएगा ये भी बता दिया गया। प्रियंका गांधी कह रही हैं कि भाई मेरी मां का मंगलसूत्र देश के लिए कुर्बान हुआ है। और इस वक्त देखिए सैम पित्रोदा के बयान पर गृह मंत्री अमित शाह का बयान हमारे पास आ रहा है, वो जरा आपको सुना देते हैं। पहले तो बनाने में जिनकी अहम भूमिका है वो सैम पित्रोदा का बयान कि संपत्ति के बंटवारे पर विचार होना चाहिए। अमेरिका का हवाला देते हुए इन्होंने कहा कि 55% संपत्ति सरकारी खजाने में जाती है। अब जब प्रधानमंत्री जी ने ये मुद्दा उठाया, राहुल गांधी, सोनिया गांधी और पूरी कांग्रेस बैकफुट पर आई कि हमारा मकसद ये नहीं है। परंतु आज सैम पित्रोदा जी के बयान ने कांग्रेस का मकसद देश के सामने स्पष्ट कर दिया है। वो देश के जनता की निजी संपत्ति का सर्वे कर निजी संपत्ति को सरकारी खजाने में डालकर, जो उन्होंने यूपीए के शासन में तय की थी प्रायोरिटी कि देश के संसाधन पर सबसे पहला अधिकार माइनॉरिटी और उसमें भी मुस्लिम लोगों का है, उस प्रकार से इसका बंटवारा करना चाहती है। मैं मानता हूं कांग्रेस पार्टी या तो अपने मैनिफेस्टो से इस बात को विड्रॉ करे, या उन्होंने स्वीकार करना चाहिए कि यही उनका मकसद है। और देश की जनता को भी मैं अपील करना चाहता हूं, इनके महत्वपूर्ण नीति निर्धारण करने वाली लोगों की टीम के मुखिया सैम पित्रोदा के बयान को देश की जनता गंभीरता से ले। इनके मन में छुपी हुई मनसा क्या है आज बाहर आ गया है। इसका कॉग्निजेंस, इसका संज्ञान देश की जनता ने लेना चाहिए। और कांग्रेस पार्टी अगर ये नहीं करना चाहती तो अपने मैनिफेस्टो से सर्वे की बात को विड्रॉ करना चाहिए, ये घोषित करना चाहिए हमारी प्रायोरिटी माइनॉरिटी नहीं है, हमारी प्रायोरिटी गरीब है, जो हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा है। देश के संसाधन पर सबसे पहला अधिकार देश के गरीब का, दलित का, आदिवासी का और पिछड़े का है। मैं मानता हूं देश की जनता ने आवाज मुखर करनी चाहिए और डिमांड भी करनी चाहिए। धन्यवाद।
तो गृह मंत्री अमित शाह को आपने सुना, सैम पित्रोदा ने अमेरिका के कानून का हवाला दिया था। सैम के बयान से कांग्रेस पार्टी का असल मकसद सामने आ गया है, ये कहा है गृह मंत्री अमित शाह ने। प्रियंका टिब्रेवाल हमारे साथ मौजूद थी। प्रियंका, आप मेरे सवाल का जवाब दे सकती हैं। और गृह मंत्री अमित शाह ने सैम पित्रोदा के बयान को भी कांग्रेस के मैनिफेस्टो से जोड़कर बताया है और कहा है कि असल मकसद कांग्रेस पार्टी का सामने आ गया इस बयान के चलते। जी बिल्कुल, देखिए नीले सियार की कहानी सबको पता है। जैसे ही उनका जो वो रंग धुला था तो उनकी हकीकत, नीले सियार की हकीकत सबके सामने आ गई थी। यही नीला सियार है कांग्रेस और ममता बनर्जी जैसे लोग। अभी जैसे ही रंग धुल गया, अब हकीकत सामने आ गई। देखिए, ये मुसलमानों की बातें करते हैं, दरअसल ये उनके भी हितैषी नहीं है, क्योंकि ये जानते हैं कि इन्होंने जो किया है तो एक वर्ग तो इनके लिए वोट करता नहीं। इसीलिए जिनको ये अनपढ़ रखना चाहते थे, जिनको ये रोकना चाहते थे, पिछड़ा रखना चाहते थे, अभी उनको ही ये उकसाते हैं। देखिए, अभी इंदिरा गांधी की बात की थी प्रियंका गांधी ने कि मेरी दादी ने सोना दान कर दिया। अरे 1975 याद करिए, राजनारायण केस, जिसमें इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आपको दोषी माना था, गिल्टी माना था, तो 1976 में आपने इमरजेंसी लगा दी। और आप सोना दान की बात करती हैं, जो लोगों के अधिकारों को काटती गई, जो कॉन्स्टिट्यूशन का विरोध करती गई, वो क्या किसी के लिए कुछ दान करेंगी? तो अपने स्वार्थ के लिए कांग्रेस ने काम किया है, इसमें कोई दौरा ही नहीं। और ममता बनर्जी की बात करते हैं, ये कहती है हमें मार देंगे, हमें डराते हैं, हमें गोली मार देंगे। सबसे बड़ी तो ममता बनर्जी है, जो पश्चिम बंगाल के लोगों को स्टेज पर खड़े होकर के कहती है कि यहाँ से सीआरपीएफ चली जाएगी, फिर आपको हमारे साथ ही रहना है, तो सोच समझ के रहिएगा। ममता बनर्जी कहती है कि आज जो बीजेपी कर रहे हैं, कल अपनी छाती पर लिख के घूमेंगे कि हमने कभी बीजेपी नहीं की। ठीक है, जल्दी से सुब्रांश कुछ कहना चाह रहे हैं, क्योंकि वक्त की कमी हो जाएगी, फिर वो अपनी बात नहीं रख पाएंगे। सुब्रांश, बातों का 3 जवाब। पहला ये कि देश को दान करने का साक्षात उदाहरण इलाहाबाद में आनंद भवन है। प्रियंका, अगर आप शिक्षित हैं तो जाकर देख लीजिएगा, गांधी नेहरू परिवार की विरासत आपको दान में दिख जाएगी। एक दूसरा, आपने बिल्कुल सही कहा नीले सियार की बात, क्योंकि नीले सियार में आपने चरित्र बदल दिया। नरेंद्र मोदी जी बात तो गरीबों की करते हैं, आदिवासियों की करते हैं, किसानों की करते हैं, लेकिन 16 लाख करोड़ रुपया माफ अपने चंद अमीर दोस्तों का करते हैं। ये आपके नीले सियार भारतीय जनता पार्टी की कड़वी सच्चाई है। और तीसरी इंपॉर्टेंट बात, इमरजेंसी की का दूसरा कोई चेहरा होता है? सूरत के लोगों से जाकर पूछिए कि उनके मत देने का अधिकार आपने छीन लिया। यही है लोकतंत्र की हत्या। पहले आपने प्रत्याशी को ऊपर गन पॉइंट लगाया, उसके रिश्तेदारों को पकड़ा, चुनाव पर्चा रद्द कराया, वहां नोटा वोटा डाला गया है पर्चे में। नोटा जैसी कोई चीज है जिसे कहते हैं लोकतंत्र की हत्या, ये है। अब आपकी विदाई तय है, आप चाहे जो मनो फड़फड़ाइए। ठीक है, ऐसे वक्त में अक्कू जी, जब संपत्ति के बंटवारे को लेकर और कांग्रेस पार्टी ने जिस सोशियो इकोनॉमिक सर्वे की बात की है, उससे लेकर इतने हमलावर हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद, ऐसे में सैम पित्रोदा का यह बयान, जिसमें वो अमेरिकी कानून में बता रहे हैं कि विरासत का बंटवारा कैसे किया जाता है 55 और 45% का, ये वक्त जो है, ये अपने आप में क्या सवाल उठाता है इस बयान का, और कितना बड़ा ये मुद्दा बनता हुआ नजर आ रहा है? देखिए, ये निश्चित रूप से ये मुद्दा बनेगा, क्योंकि ये बहुत संवेदनशील बयान है। आज देश का एक बहुत बड़ा वर्ग मिडिल वर्ग है, और मिडिल क्लास के पास पैसा चाहे उतना ना भी हो, लेकिन वो जो उसने एक छोटा सा घर भी बनाया होगा, तो उसके इस ध्वनि निकलेगी कहीं ऐसा ना हो कि ये भी चला जाए। आज की तारीख में अब ऐसा नहीं है कि चुनाव सिर्फ जो है लाभार्थी वर्ग पर ही है, वो उतना ही मिडिल क्लास पर भी फोकस है। और मिडिल क्लास जो अक्सर, ये बहुत ध्यान देने की बात है, जो अक्सर वोट देने में कोताही करता है, वोट देने में बहुत आगे नहीं रहता है। और अभी का जो एक रिपोर्ट भी आई थी कि जिस पर पूरा चुनाव फोकस है 18-19 साल के बच्चों पर, वो इस बार या अभी उसका इतना उत्साह नहीं दिख रहा है कि वोटर कार्ड तक बनवाए। फर्स्ट टाइम तो वो उसको जोड़ने की कोशिश में और अपना वोट बैंक बिल्कुल पक्का करने के लिए ये बयान काम आएगा भारतीय जनता पार्टी के लिए, मुझे तो साफ साफ लगता है। और उसको एक बहुत, सैम पित्रोदा ने एक बहुत बड़ा हथियार भारतीय जनता पार्टी को दे दिया है।